देखें जी, जो हमने एनपीयू डिस्कस किया था ना, बेसिकली सारे का सारा वही है। उसके अलावा उसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो हमें क्या कहता है, उसको हमने यहाँ पे डिस्कस आउट करना है। और देखना है कि बेसिकली चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए, चीज़ों को टेकअप करने के लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशंस हैं या क्या सॉल्यूशंस हमारे पास नहीं हैं, वो हमने क्या करने हैं यहाँ पे देखने हैं। बेसिकली यहाँ पे हम कुछ आइटम्स का जो होगा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, उसको डिस्कस आउट करेंगे, किस तरह किसको हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और बेसिकली ये सारा कुछ वही है। मतलब अगर आप बात करें तो जो हम गवर्नमेंट ग्रांट्स में चीज़ों का पढ़ के आए थे ना, हम सारा कुछ तकरीबन वही यहाँ पे पढ़ रहे होंगे कि आपको एडवांस में मिल रही है, आप उस चीज़ को डेफिट करके रिकॉर्ड कर रहे हैं और बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या करते हैं, आप उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। एक चीज़ हम वही पढ़ेंगे। फिर हमने देखना है कि जो हमें कॉन्ट्रीब्यूशंस मिलती हैं, एसेट्स मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, वट जो भी हमें मिल रहा है, उनको हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे, जो हमारी फेयर वैल्यू होगी। तो वो छोटे छोटे रूल्स हैं जो आपने हाईलाइट करने हैं। अब ये बुक आपके पास होनी चाहिए, आपके पास हाईलाइटर होना चाहिए, और इस चैप्टर को जहाँ पे हाईलाइट करवाऊंगा वो हम ये हाईलाइट करते रहेंगे। इंट्रोडक्शन की बात करें, एनपीओस क्या होती हैं, हमने तफसील में डिस्कस आउट कर लिया हुआ है कि जो रिलीजियस या वेलफेयर या इस तरह के पर्पस के लिए बन रही होती हैं, वो हमारी एनपीओस कहलाती हैं। अब एनपीओस कंपनीज के तहत बनती हैं, कंपनीज एक्ट के मुताबिक, ट्रस्ट के तहत, सोसाइटीज़ एक्ट के मुताबिक बन रही होती हैं। ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं। तो वहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम होती है, यहाँ पे हम उसको रिप्लेस कर देते हैं स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। नेट प्रॉफिट को हम सरप्लस से, लॉस को हम डेफिसिट से रिप्लेस कर देते हैं, इक्विटी को हम नेट एसेट से, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट से हम क्या कर देते हैं, हम चेंज जो है वो कर रहे होते हैं। बाकी हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ, अब हम देखते हैं कि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ क्या कहता है, उसको देखते हैं। अब ये एएसएनपीओ है हमारा। एएसएनपीओ की अगर हम बात करें तो वो हमें क्या कहता है, कहते हैं जी कोई भी आइटम जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बनेगी, उसको रिकॉर्ड करने का तरीक़ेकार क्या है, वो उसने हमें बता दिया हुआ है। हम रिकॉर्ड तब करेंगे जब उसको हमारे पास उसके रीज़नेबल एस्टीमेट होगा कि यार हम वाकई उस आइटम को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और जब हमारे पास अप्रोप्रिएट बेसिस ऑफ मेजरमेंट मौजूद होगी कि हाँ जी भाईजान अब हम इसको रिकॉर्ड करने वाले हैं, तब। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो चीज़ें हमारे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आती हैं, बैलेंस शीट्स में, मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज़, वो कब रिकॉर्ड करेंगे। देखिए, एसेट्स उस वक्त रिकॉर्ड होंगे जब हमें उन एसेट से इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है और हमें पता है हमें बेनिफिट्स मिलेंगे, तब हम एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे। लायबिलिटीज़ को कब रिकॉर्ड करेंगे, जब हमें पता है कि हमने भाई पे कर देनी है, तब हम क्या करेंगे, इनको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। उसके बाद है रेवेन्यू। रेवेन्यू हम कब रिकॉर्ड करेंगे, रेवेन्यू उसको रिकॉर्ड करेंगे जब हमारे पास, जब हमने कोई परफॉर्मेंस अचीव कर ली हुई है, उस वक्त। मतलब आप इसको शॉर्ट नोट्स बनाते जाइएगा कि रेवेन्यू के लिए क्या है, रेवेन्यू कब रिकॉर्ड किया जाएगा, जब हमने कोई परफॉर्मेंस अचीव कर दी है, काम कर दिया है। और सेकेंडली, जब हमारे पास रीजनेबल अश्योरेंस है कि हम रेवेन्यू को मेजर कर सकते हैं, हम रेवेन्यू क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे। फिर हमारे पास होंगे कंट्रीब्यूशंस, पैसे मिल रहे हैं, चंदा मिल रहा है, फंड मिल रहा है। ये दो तरह की होंगी। एक होगी जो हमारी रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन होगी, और दूसरी है वो हमारी कहलाएगी अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। जो रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है, इसके ऊपर आपने पाबंदी लगाई है कि जब ये काम करोगे फिर ही रिकॉर्ड करनी है। तो जब आपकी रिस्ट्रिक्शन फुलफिल हो जाएगी, उस वक्त रिकॉर्ड हो जाओगे। और जब अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन होगी, मतलब कोई पाबंदी नहीं है, जैसे ही मिलेगी आप इसे क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर एडवांस मिली है तो फिर हम इसे लेके चल रहे होंगे, जो हमारा वो होता है, आप कह सकते हैं डेफरल मेथड पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे। गेन्स कब रिकॉर्ड होंगे, जब गेन्स हमारे रियलाइज हो जाएंगे। एक्सपेंसेस कब रिकॉर्ड होंगे, लॉसेस कब रिकॉर्ड होंगे, जब हमारे वो रियलाइज हो रहे होंगे। तो सारा ये एक्रूवल बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। फिर एक चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और वो है कि जो हमारी मेजरमेंट है वो कैसे होगी। जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होंगे, उसमें हम हिस्टोरिकल कॉस्ट जो है वो मेजर करेंगे कि भाई एक्चुअल में वो चीज़ क्या थी और क्या नहीं थी।
ठीक है। और जो हमें चीज़ें मिल रही होंगी उसके ऊपर हम किसके ऊपर रिकॉर्ड कर रहे होंगे, फेयर वैल्यू के ऊपर हम उन्हें लेकर चल रहे होंगे। उसके बाद आता है हमारे पास फंड अकाउंटिंग। फंड अकाउंटिंग बेसिकली क्या है कि हमें फंड्स मिल रहे हैं इस्तेमाल करने के लिए, हमने उनको किस तरह से रिकॉर्ड करना है और क्या उनकी टाइप्स होती हैं वो हम देखेंगे। तो ये सिलेबस का पार्ट है और एक्चुअली यहाँ पे ही आपने इसको लेके चलना है। तो अगर हम फंड अकाउंटिंग की बात करें, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंड्स। एक होंगे जिसे हम कहते हैं जनरल फंड्स, या इनके लिए नाम होगा आपका इस्तेमाल अनरिस्ट्रिक्टेड फंड का, कि इनके ऊपर कोई किसी किस्म की पाबंदी, कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं लगा हुआ। दूसरे होंगे आपके पास, वो कहलाएंगे रिस्ट्रिक्टेड फंड, कि भाई ये फंड्स तो हमारे पास हैं लेकिन इनके ऊपर पाबंदी लगी हुई है, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन जो है हमने वो लगाई हुई है। रिस्ट्रिक्शन दो तरह की हो सकती है, एक होगी हमारे पास एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन, कि जिन्होंने फंड दिया उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी। और दूसरी हमारे पास क्या होगी, इंटरनल रिस्ट्रिक्शन, के इंस्टीट्यूट अपनी इदारा अपनी खुद की रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि हमने फंड को इस्तेमाल नहीं करना। और तीसरा मेरे पास क्या आ रहा होगा, थर्ड मेरे पास आएगा, दैट इज एंडाउमेंट फंड्स। एंडाउमेंट फंड्स क्या होते हैं वो हमने देखना होगा। तो बेसिकली देर आर 3 टाइप्स ऑफ फंड्स जिसे हम लेके चलेंगे। एक है रिस्ट्रिक्टेड फंड, दूसरे हैं जनरल फंड या अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, और तीसरे हैं एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट का मतलब क्या है, एंडोमेंट फंड क्या होता है, ये एक सेल्फ बैलेंसिंग अकाउंट होता है जिसमें आपको फंड्स मिल रहे होते हैं, आप उन फंड्स को इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट इनकम उसकी आती है फंड की, वो भी इन्हीं फंड में डाल के इनको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। और ये फंड एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं, आपको पैसा दे रहे हैं सिर्फ एक इस पर्पस के लिए, आप इस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी वो इसी फंड में डाल के इसी फंड के लिए इस्तेमाल करने से हम कहते हैं एंडोमेंट। रिस्ट्रिक्टेड फंड क्या होते हैं कि भाई पाबंदी लगा दी है कि हम आपको सिर्फ इस मकसद के लिए फंड दे रहे हैं, इसके अलावा आप कहीं भी फंड इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रिक्शन लगाई है तो इसे हम कहेंगे इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड। और अगर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रिक्शन लगी है तो इसे हम कहेंगे एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्टेड फंड कहेंगे। एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन जो है वो हमेशा कौन लगाता है, डोनर्स लगाते हैं, जो फंड डोनेट कर रहे हैं। मतलब मैं आज एक बंदे को फंड देता हूँ, मैं कहूँगा भाई ये फंड सिर्फ यहाँ पे इस्तेमाल करना, इसके अलावा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्टेड फंड कहला रहा होगा। और थर्ड है मेरे पास जनरल फंड, जिसके ऊपर लाइक कोई पाबंदी नहीं है, आपको फंड मिल गए हैं, आप इसको एक्सपेंसेस में इस्तेमाल करो, लॉसेस में इस्तेमाल करो, जहां मर्जी इस्तेमाल करो, ये हमारे होंगे जनरल फंड। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, हमने इन फंड्स की टाइप्स जो है आइडेंटिफाई करनी है कौन कौन सी है। तो कहते रही पहला देखते हैं, अ प्रोफेशनल बॉडी ऑफ अकाउंटेंट्स द एनपीओ। आपको अगर लग रहा है ये वो है, ये उनकी बात नहीं हो रही, वो भी प्रोफेशनल बॉडी ही है लेकिन ये उनकी बात नहीं हो रही। उन्होंने फंड बनाया हुआ है फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ डिजर्विंग स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, एंडोमेंट फंड। उसके लिए उन्होंने 100 मिलियन जो है एलोकेट किए हैं, जिसको वो क्या कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। क्या करेंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। अब एलोकेट कर दिए, फंड की कितनी अमाउंट है, 100 मिलियन, जिसमें से 80% जो है वो क्या करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी वो स्टूडेंट सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे, और 20% इन्वेस्टमेंट इनकम जो है वो वापस मेन इन्वेस्टमेंट में ऐड करते जाएंगे। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये एनपीओ अपने दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर कोई इस तरह का फंड है कि जहां पे आप उसको किसी दूसरे मकसद के लिए, पहली बात है, इस्तेमाल नहीं करेंगे, दूसरा उस फंड को आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट इनकम भी वापस आपने फंड में डालनी है, तो इसी को हम फंड को क्या कहते हैं, एंडाउमेंट फंड कहते हैं। कि जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट तो अलाउ है, आप उस फंड को कहीं पैसे को कहीं और लगा लें, कहीं और उसको क्या करें, आप उसको लगा सकते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी वो भी किस में लगाएंगे आप, वो भी आप इसी के ऊपर लगाएंगे। जो पैसा आ रहा होगा वो भी किसके ऊपर लगाएंगे आप, उसी फंड में उसको बनाते जाएंगे। तो ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी एंडोमेंट फंड जो है वो कहला रहा होता है। उसके बाद है हमारे पास एक हेल्थ केयर है, उसने क्या किया है, उसने एक एनपीओ, उसने मनी रेज की है थ्रू स्पेशल मार्केटिंग ड्राइव इन विच ओवरसीज कंट्रीब्यूटर कंट्रीब्यूटेड $100 ईच
इन इट्स सेफ लाइफ फंड अकाउंट द कंट्रीब्यूशन शेल बी यूज फॉर एनपीओ रूटीन ऑपरेशन, के रोजमर्रा के कामों के लिए इस्तेमाल होगा। अब कोई पाबंदी वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ये मेरे कौन से कहलाएंगे, ये मेरे जनरल फंड्स जो हैं वो कहला रहे होंगे। फिर एक एजुकेशन एनपीओ है, उसको फंड मिला है स्कूल के डेवलपमेंट के लिए रूरल एरिया में, और फंड रेज कर रहे हैं इसी पर्पस के लिए कि हमें पैसा दो, हम सिर्फ स्कूल के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, रिस्ट्रिक्टेड फंड कहला रहा होगा। तो जहाँ पे पाबंदी है उसी मकसद के लिए रिस्ट्रिक्टेड। एंडाउमेंट फंड भी क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड फंड ही होते हैं बेसिकली, कि सिर्फ ये इसी पर्पस के लिए इस्तेमाल होंगे। बट इस फंड में से इन्वेस्टमेंट अलाउ है, आप इसे दाएं बाएं इन्वेस्ट कर सकते हो, और जो इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी वो भी आप मेन प्रिंसिपल में ही क्या करते जाओगे, ऐड करते जाओगे, और इनको आप किसी दूसरे जगहों पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, इनकम्स ऑफ एनपीओ। ये कल मैंने इसकी बड़ी तफसील में डिस्कस की थी, कैसे कैसे हम इनकम को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, डोनेशन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कंट्रीब्यूशन कैसे रिकॉर्ड करते हैं। कल हमने ये बहुत तफसील में रिकॉर्ड कर दी थी। अब जहाँ जहाँ पे हमारे पास ये डिस्कशन आएगी एएस एनपीओ की, हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे डोनेशंस की हमने कल डिस्कस, और किसी की डोनेशंस क्या होती हैं, कंट्रीब्यूशंस क्या होती हैं। डोनेशन कंट्रीब्यूशन एक ही बात है कि भाई बाहर से लोग जो हैं वो आपके इदारे को पैसा दे रहे हैं, एसेट्स दे रहे हैं, उसे हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन, या डोनेशंस कह रही होती हैं, चंदा मिल रहा होता है। इस चंदे के ऊपर भी क्या होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस जो हैं लग जाती हैं कि हम आपको डोनेशन तो दे रहे हैं, इन डोनेशन का कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होना है। तो रिस्ट्रिक्शन वही दो तरह की हैं, एक जो है डैट इज़ एक्सटर्नली इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, वो डोनर ने लगाई है, और एक वो है जो इंटरनली इम्पोज है, जो आप खुद सेट कर रहे होते हैं। तो डोनेशन भी तीन टाइप्स में रिकॉर्ड होगी, एक होगी वो जो ओपन डोनेशन है जिसके ऊपर कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई, वो जनरल, जो जनरल कंट्रीब्यूशन या जनरल डोनेशन आ रही होगी, मिलेगी, इसको रिकॉर्ड कर लें, ना तो ये रिस्ट्रिक्टेड है ना तो ये एंडाउमेंट है। एक होगी रिस्ट्रिक्टेड कि भाई सिर्फ हम आपको इस मकसद के लिए दे रहे हैं, सिर्फ मस्जिद का लेंटर डालने के लिए पैसा दे रहे हैं, या स्कूल बनाने के लिए दे रहे हैं, या इस एसेट को परचेज करने के लिए दे रहे हैं, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। और एक होगी इंडोमेंट के पैसे दे रहे हैं, सिर्फ इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होंगे, हाँ उसमें से आप उस अमाउंट को कहीं और जगह इन्वेस्ट कर दो, वो इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी, वो भी आपने ओरिजिनल फंड में क्या कर देनी है, ऐड कर देनी है। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, आपकी एंडोमेंट कहला रही होगी। एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन में रिमेंबर आप इन्वेस्ट भी करेंगे, लेकिन जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है जो एलोकेट की गई थी वो हमेशा सेम रहेगी, उसको आप चेंज नहीं करवा सकते। इससे सवाल है आपके पास, कंसिडर द इंडिपेंडिंग फॉलोइंग सिनेरियोज। रिक्वायरमेंट है, हमने बताना है कि बताएं ये कंट्रीब्यूशन कौन कौन से टाइप की है। ओके। एक हेल्थ केयर है एनपीओ, उसको 10 मिलियन मिला फ्रॉम वेल्दी इंडिविजुअल, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट अमाउंट शैल बी ओनली यूज फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हॉस्पिटल इन स्पेसिफिक विलेज। तो ये कौन सी है, ये रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है, कि भाई जिन्होंने डोनेट किया उन्होंने बता दिया। और ये रिस्ट्रिक्शन भी कौन सी है, हमारी एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड है, कि डोनर ही बता रहे हैं कि इसको किसी के अलावा इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद है एक हेल्थ केयर है एनपीओ, उसको रिसीव 25 मिलियन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अ वेल्दी इंडिविजुअल इन द टैक्स ईयर 2012। सोल पर्पज ऑफ द अमाउंट इज टू सपोर्ट द एनपीओ जनरल ऑपरेशन इन द ईयर 2014 और 15। अब उसने कह दिया कि मैं तुम्हें पैसे तो दे रहा हूँ, लेकिन इसका मकसद ये है कि 14 और 15 के खर्चे सिर्फ इसमें से पे होने हैं। अब आपको पैसे मिल रहे हैं 2012 में, तो भाई 12 खर्चे हैं उसमें से पे नहीं कर सकते, 12 खर्चे हैं वो पे नहीं कर सकते, किसके होंगे। अगर 14 खर्चा हुआ, 15 खर्चे, इन 2 सालों के खर्चे के लिए आपको पैसे मिल रहे हैं, तो पाबंदी लगा दी है, खर्चा ये सिर्फ यहाँ पे करना है, तो ये भी क्या कहलाएगी, आपकी रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन कहला रही होगी। फिर है एक एजुकेशन एनपीओ, उसको प्लॉट मिला है सुलेमान से, टू द कंडीशन दैट लैंड शैल बी ओनली यूज फॉर अ कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन स्कूल टू बी रन बाय एनपीओ। फेयर वैल्यू कितनी है प्लाट की, 12 मिलियन। अब इस पे भी पाबंदी लग गई है क्या, कि प्लॉट दे रहा हूँ, सिर्फ इस पे क्या बनेगा, स्कूल बनेगा, तो ये भी क्या कहलाएगी, रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। अब चूंकि ये इन द फॉर्म ऑफ एसेट मिली है, तो जो फेयर वैल्यू होगी हम उसी के ऊपर क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। उसके बाद है एन एजुकेशन एनपीओ रिसीव अ प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम मिस्टर जमाल, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट दिस लैंड और सेल प्रोसीड फ्रॉम इट्स डिस्पोजल शैल ओनली बी यूज टू अचीव जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट एनपीओ, के भाई हम आपको दे तो रहे हैं, लेकिन जो आपके जनरल ऑब्जेक्टिव है सिर्फ उसके लिए, सेल करनी है, परचेज करनी है, खर्चे पूरे करने हैं, सर्विस पूरी करनी है, उसके लिए तो कोई पाबंदी नहीं है। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, ये आपकी जनरल कंट्रीब्यूशन जो है वो कहला रही होगी।
उसके बाद है एक एजुकेशन एनपीओ को रिसीव हुआ है 50 मिलियन फ्रॉम एल्यूमिनाई डोनर्स सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द प्रिंसिपल बैलेंस शैल बी इन्वेस्टमेंट के हम आपको दे रहे हैं, ये बैलेंस है, इसको इन्वेस्ट कर देना एज पर द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जो कि पॉलिसी है। और ये प्रिंसिपल बैलेंस को आप अपने फंड ऑपरेशंस के लिए अपने रोजमर्रा के मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, जो इन्वेस्टमेंट अर्निंग्स वगैरह आएगी उसको अपने एकेडमिक प्रोग्राम्स के लिए इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब यहाँ पे फंड भी मिल रहा है, फंड पे पाबंदी भी है, फंड पे इन्वेस्टमेंट भी है, तो यहाँ पे पाबंदी भी है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी अलाउ किया है। इसे हम क्या कहते हैं, एंडाउमेंट कह रहे होते हैं। उसके बाद है, अगर कोई बंदा आपको डोनेशंस की है, हम कल बात करके आए थे, कोई बंदा आपको मटेरियल दे देता है या सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर देता है कैश के अलावा, तो कैश मिलेगा, कैश तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। मटेरियल किसी ने दे दिया, आपने कहा जी हमें शौकत खानम के लिए ईंटें शौकत खाना बनाना है, अगले ने आके ईंटों का ट्रक दे दिया, अगले ने आके आपको रेत दे दी, अगले ने आके सरिया दे दिया आपको, तो अब आपने इन ईंटों को, ट्रक को किस तरह रिकॉर्ड करना है, किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे, वो हमने क्या करना है, वो हमने यहाँ पे देखना है। देखें, हम इनको रिकॉर्ड करेंगे किसके ऊपर, फेयर वैल्यू के ऊपर, कि उस दिन ईंटों की फेयर वैल्यू क्या थी, सीमेंट की फेयर वैल्यू क्या थी, ट्रक की फेयर वैल्यू क्या थी, कब, जब हमें पता है कि फेयर वैल्यू रीजनेबली मेजरेबल हो सकती है, कि हमें उसकी पता है फेयर वैल्यू क्या है, और जो मटेरियल सर्विसेज जो हैं वो हमारे एनपीओ के नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो है वो इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर ना देता तो हमें ये परचेज करने पड़ने से, उस केस में हम क्या करेंगे, इसको फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, किसी ने सीमेंट दे दिया, किसी ने इस तरह की चीज़ें कंट्रीब्यूट कर दी हैं कंस्ट्रक्शन के लिए या डेवलपमेंट वगैरह के लिए, तो ये किसके लिए रिकॉर्ड होंगी, आपकी फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड हो रही होंगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। फॉर एग्जांपल, वो आपको पेपर में क्या गिवन करता है, कदर ये आपने सीमेंट का बैग जो है वो डोनेट कर दिया लाइब्रेरी को, आपने बैग परचेज किया, आपको कॉस्ट पड़ी 450 रुपये की, जिस दिन आपने डोनेट किया था उस दिन फेयर वैल्यू है थी डैट वॉज 480 रुपीज़। अब ये सीमेंट का बैग जो है ये आप इस्तेमाल करेंगे अपनी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए, तो सर आप इसको एनपीओ वाले 480 का रिकॉर्ड करेंगे उसकी फेयर वैल्यू के ऊपर। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन रिसीवेबल्स, मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेगेसी की, जो हमने उस दिन बात की थी। यहाँ लोग कहते हैं कि जी ठीक है, मैं प्लेज कर रहा हूँ कि जब मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो मैं आपको करोड़ रुपया दूंगा, या जो बिगविस्ट वगैरह होते हैं, विरासत लिख दी गई है उसके बारे में। एक बंदे ने कहा जी प्लेज कर रहा हूँ कि पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, एक बंदे ने कहा मेरे मरने के बाद इतने पैसे जो हैं तुम्हारे हो जाएंगे। तो भाई ये कह रहे हैं, मुझे कह दिया, लिख के दे दिया, मैंने रिकॉर्ड नहीं करूंगा, इन्हें रिकॉर्ड कब किया जाएगा, जब ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे होंगे। क्या, कि अमाउंट जो रिसीव है उसको आप एस्टिमेट कर सकते हैं वाकई इतने पैसे मिलेंगे, और एक कलेक्शन जो है रीजनेबली अश्योर्ड है कि मिल जाएगी, अगला मजाक नहीं कर रहा, फिर ही क्या करेंगे, आप इस कंट्रीब्यूशन को रिकॉर्ड जो है वो कर रहे होंगे। अब इसमें प्लेज आ जाता है, बिक्विस्ट आ जाता है। प्लेज क्या होता है, बिक्विस्ट का मतलब होता है वक्फ कर देना, कि जी मेरा ये असास है इसके हो गए। प्लेज का मतलब क्या, वादा कर लिया कि जी मैं आपको कैश दे दूंगा, एसेट दे दूंगा, इसमें कोई चीज़ दे दूंगा। सिंपल सी बात है, जब वो ये क्राइटेरिया मीट कर रहा होगा आप प्लेज को रिकॉर्ड कर लेंगे। एंड सेम गोज विद द बिक्विस्ट। उसके बाद रेवेन्यू, रेवेन्यू कब हम रिकॉर्ड करेंगे, देखें जी, पहले बात है कि जो हमारे पास एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन होती हैं, अगर हमें कंट्रीब्यूशन मिली थी, एंडोमेंट थी, हमने इन्वेस्ट कर दिए उस तरह के है, तो ये जो पैसा आएगा ये डायरेक्ट हम नेट एसेट्स में लिख लेंगे जाके, इसको हम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है उसमें शो नहीं कर रहे हैं। बिकॉज़ ये जो एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन होती हैं, आपको इससे जो पैसा वगैरह आता है, ये ऑफिस के लिए, एनपीओ के लिए तो इस्तेमाल हो नहीं सकता, तो सीधे स्ट्रेट कहाँ पे जाएगा आपका, ये बैलेंस शीट में ही जा रहा होगा। जो रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन है, जो एक्सपेंसेस के लिए हैं, उस पे जो आपको पैसा वगैरह आ रहा होगा, आप उसको रेलेवेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। फ्यूचर पीरियड के लिए आपको कोई कंट्रीब्यूशंस मिल रही हैं तो आप उससे डेफरल बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। आपको जैसे ग्रांट रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कल हमने एंट्री पास की थी, पैसा मिला, आप उसे डेफर करेंगे, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में ओवर द बेनिफिट्स के ऊपर क्या करेंगे, आप उसे रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अगर कोई कंट्रीब्यूशंस मिली हैं आपको परचेज ऑफ एसेट्स के लिए, तो अगर आपने कोई नॉन डेप्रिशिएबल एसेट खरीदा है तो उसको सीधा जाके नेट एसेट्स में इंक्रीज कर दो। अगर आपने कोई डेप्रिशिएबल एसेट्स खरीदा है तो जो उसकी लाइफ होगी अमोर्टाइजेशन की या डेप्रिसिएशन की, उस लाइफ पे क्या करेंगे, आप उसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, आपको
ग्रांट मिली है 100 मिलियन की बिल्डिंग लेने के लिए, तो अगर बिल्डिंग अगर 20 साल पर डेप्रिशिएट होगी तो उस ग्रांट को भी आप 20 साल तक क्या करेंगे, अपनी इनकम का पार्ट बना रहे होंगे, या उस कंट्रीब्यूशन को आप अपने 20 साल तक इनकम का पार्ट बना रहे होंगे। उसके बाद अगर जो भी आपको अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन मिलती हैं वो तो हमेशा आपके रेवेन्यू में चली जाती हैं, डायरेक्टली हम उसको इसमें लेके नहीं जा रहे होते। फिर अगर आपको रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन मिली है रिपेमेंट ऑफ डेट के लिए, कि पैसे दे रहे हैं कर्जा अपने वापस कर लेना, तो सिंपल सी बात है, आप इसको रिकॉर्ड करेंगे एज अ डेफर के तौर के ऊपर। और फ्यूचर पीरियड में जैसे जैसे आप लोन वापस करते जाएंगे, जो लोन की आपकी लाइफ होगी, आप उसे क्या करते जाएंगे, अमोर्टाइज करके अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे होंगे। और ये डेफर्ड कंट्रीब्यूशंस होती हैं, इनको हमेशा आपने, ये जितनी भी डेफर्ड कंट्रीब्यूशन है, जितना भी डेफर्ड आप लेके चल रहे होते हैं, आप इसको रिकॉर्ड करेंगे कि भाई करंट लाइबिलिटीज़ हमारी कौन सी हैं और हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कौन सी हैं। अब दोनों को उसमें क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे, शो कर रहे होंगे। जैसे सवाल है, अली हैज़ बिन वेरी सक्सेसफुल इन द बिजनेस। When he was a young man, he very much enjoyed playing cricket and has found memories of his days at the village cricket club. क्रिकेट का शौकीन था, बचपन में क्रिकेट खेलता था, बड़ा शौक था। He has donated ₹1 million to the club to the fund building of a new club house which is under construction as to be completed by the end of next year. उसने क्या किया है, 1 मिलियन दे दिया है फंड के लिए। हाउ द अबव 1 मिलियन शैल बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑफ विलेज। देखिए 1 मिलियन दिया, जैसे ही 1 मिलियन मिलेगा तो वो जो विलेज वाले होंगे वो इसको डेफर्ड कंट्रीब्यूशन करके क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, और उसे क्या करेंगे, लाइबिलिटी के तौर के ऊपर लेके चलेंगे। तो जैसे क्लब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो क्या करेंगे, इस डेफर्ड कंट्रीब्यूशन को डेबिट करेंगे और अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेवेन्यू जो बेस है, जो एक्सपेंस हुआ होगा, उसकी बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो सेम एज जो गवर्नमेंट ग्रांट पढ़ के आते हैं उसी वे में आप इसे रिकॉर्ड कर रहे होंगे। जैसे एक और एग्जांपल है, अ सोशल क्लब इन अ स्मॉल टाउन हैज मैनेज टू एक्यूमुलेट अ सिग्निफिकेंट बैलेंस ऑन इट्स एक्यूमुलेटेड फंड ओवर द ईयर्स। वो बैलेंस इकट्ठा करते जा रहे हैं। इट्स बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैव डिसाइडेड दैट द क्लब शुड एस्टेब्लिश अ फंड टू कंट्रीब्यूट टू स्कूल फी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ हाई प्रॉमिस फ्रॉम द टाउन, के बच्चों की फ़ी वगैरह पे करें। पेरेंट्स ऑफ सच चिल्ड्रन वुड अप्लाई टू द क्लब फॉर अ ग्रांट ऑफ ₹50,000। वो हमारे क्लब को अप्लाई करेंगे ग्रांट के लिए, और टोटल आपने इस अमाउंट के लिए एलोकेट कर दी है 1.5 मिलियन। अब हाउ द अकाउंट शैल बी प्रिपेयर्ड, और सब्सिक्वेंटली क्या हम कर रहे होंगे। सिंपल सी बात है, देखो आपको पैसे मिल रहे हैं, पैसे तो नहीं मिल रहे, आपके पास जनरल फंड में अमाउंट पड़ी हुई है। तो जनरल फंड से आपने क्या किया है, आप कह रहे हैं कि हमने स्कूल फ़ी वगैरह करनी है। तो आप क्या करेंगे, ये हमने कल इसकी एंट्री पढ़ी थी, हमने बड़ा सा डिस्कस किया था सेटिंग अप ऑफ ओन फंड में। आपका जनरल फंड जो है डेबिट हो जाएगा, और जो आपने स्कूल फ़ी फंड बनाया है वो आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। फिर जब आप पेमेंट करेंगे तो स्कूल फ़ी फंड आपका डेबिट हो रहा होगा, और कैश जो है आपका क्या हो रहा होगा, क्रेडिट हो रहा होगा। तो जो कल हम डोनेशंस की बात कर रहे थे, उसमें थर्ड पे हमने वहाँ सेटिंग डिस्कस आउट किया था सेटिंग अप ऑफ ओन फंड्स, के हम अपने खुद फंड जो है सेटअप कर लेते हैं। तो फंड बनाएंगे, उसकी एंट्री ये हो जाएगी, जब फंड में खर्च करेंगे, एक्सपेंस करेंगे, उसकी एंट्री हम ये पास कर रहे होंगे। फिर a member of cricket club donated ₹2 million for the repayment of loan obtained by club in order to finance its general operation. How the above donation shall be recognized। भाई लोन के रीपेमेंट के लिए सिर्फ दी है, तो ये तो रिस्ट्रिक्टेड है कि सिर्फ डेट के लिए है। अब लोदर लोन जो है ना तो उसको एक्सपेंस है ना कैपिटल में आना है, तो आपको मिली है, आपने अगर लोन रीपे कर दिया हुआ है तो आपको जब मिलेगी तो आप इसे क्या करेंगे, डायरेक्टली अपने रेवेन्यू में क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो कल अब देखेंगे तो आपको ये बड़ा मुश्किल नहीं लग रहा होगा। अगर हम कल इसको डिस्कस करते बेसिक एनपीओ के अलावा, आपको ये उस वक्त बड़ा मुश्किल लगना था। तो ये चीज़ें हम कल जो डोनेशंस की बात की थी कि जी स्पेसिफिक डोनेशंस हैं, या जनरल डोनेशंस हैं, या आपके पास सेटिंग अप ऑफ ओन फंड है, सिर्फ उसी को हमने यहाँ पे डिस्कस आउट कर लिया हुआ है। मेंबरशिप फ़ी, सब्सक्रिप्शन इनकम, मेरे ख्याल से इसको हमें डिस्कस करने की नीड नहीं है। इसको हमने बेसिक एनपीओ में बड़ा तफसील से डिस्कस किया। वी हैव डिस्कस द सिनेरियो, वी हैव डिस्कस हाउ टू राइट ऑफ, एंड ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हमने डिस्कस आउट कर दिए थे। फिर ज्वाइनिंग फ़ी और लाइफ मेंबरशिप फ़ी, ये भी हमने डिस्कस आउट
तक बहुत डिटेल में की थी कि क्या है क्या नहीं है, अगर पीरियोडिक है, रेगुलर है, अनलिमिटेड टाइम के लिए है, ये सारा हमने डिस्कस आउट किया था। जैसे एग्जांपल है, मुल्तान रीडिंग बुक क्लब is established NPO. The members of MBRC can pay for membership privileged by either paying 10,000 per annum or paying lump sum amount 80,000 for lifetime membership. During the first month of operation, 20 members have opted for lifetime. 20 मेंबर ने क्या किया है, लाइफ टाइम ऑप्ट कर लिया है। The management of MBRC has estimated that on an average member will be using services of 10 years. पता नहीं कैसे रिकॉर्ड करेगा, सिंपल सी बात है। 20 मेंबर ने लाइफ टाइम लिया है तो 20 इंटू 80,000 करेंगे, आपके पास आ जाएगा तकरीबन 1.6 मिलियन आ जाएगा। आपको ये पैसे मिल गए हैं, आपका कैश डेबिट हुआ होगा और आप लाइफ मेंबरशिप अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब ये चूंकि आपकी पॉलिसी है और आपको लग रहा है पता कि 10 साल तक हमारे पास मेंबर रहेगा, तो ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स मतलब 1.6 मिलियन आया, आप इसको 10 पे डिवाइड करेंगे, हर साल जो है आप 1,60,000 रुपया वो क्या करेंगे, अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट बना रहे होंगे। हमने कल ये भी बेसिक एनपीओ में बड़ा तफसील में डिस्कस किया था। फिर ये फ़ी फॉर सर्विसेज और कंट्रीब्यूशन, हमने ये भी बहुत तफसील में डिस्कस किया था। हम इसको भी देख लेते हैं। जैसे जी, एबीसी गोल्फ क्लब इज़ मेंबर्स ओनली क्लब प्रोवाइडिंग इट्स मेंबर्स विद स्पोर्ट फैसिलिटीज़ इन द ग्राउंड ऑन एंड मेंटेन बाय इट। कि जो भाईजान उसको फंड मिल रहा है, उसने कहा है उसकी फ़ी ठीक है। एट द 30 जून 2020 क्लब हैड मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स अमाउंटिंग टू रुपीज़ 48 मिलियन, इतनी इसको एरियर्स में उसने दी हुई हैं। एंड रिसीव 12 मिलियन इन एडवांस, और ये एडवांस में है, ये एरियर्स में है, ये रिसीवेबल है। ओके, ड्यूरिंग द ईयर क्लब रिसीव 650 फ्रॉम इट्स मेंबर, दिस इंक्लूड 26 रिसीव एट डोनेशन फ्रॉम मेंबर्स, नो कंडीशन अटैच। 26 मिली है, इसमें कोई कंडीशन अटैच नहीं है। 31,200 जो है वो हमें मिली है 30 जून 2024 के लिए। एट 30 जून 19,200 मेंबर्स की सब्सक्रिप्शन हमारे पास स्टिल रिसीवेबल है। हाफ ऑफ द मेंबर्स जो हैं एरियर्स में थे एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर स्टिल हैड नॉट पेड बाय ईयर एंड इट वाज डिसाइडेड टू राइट ऑफ द अमाउंट। फैसला किया है हम क्या कर देंगे, इसको राइट ऑफ कर देंगे। तो सर उसने बेसिकली हमें ये सवाल दिया है, अगर आप ये देखें तो ये मेंबरशिप अकाउंट है, नाम ही चेंज है। जो हमने कल सब्सक्रिप्शन अकाउंट के बारे में पढ़ा था, तकरीबन सारे का सारा जो है वो इसमें वही है। तो देखें, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मेंबरशिप जो सब्सक्रिप्शन एरियर्स में रिसीवेबल थे ओपनिंग वो 48 आ गई, क्लोजिंग उसने कहा है अभी तक आपको पे नहीं हुई, तो उसने बताया हाँ 19,200 जो है वो हमारे पास अभी भी स्टिल रिसीवेबल ईयर एंड पे हमने वो लिख ली। फिर इसने बताया है 31,200 की मेंबरशिप जो है हमें अगले साल की मिल गई है, ये हमारे पास आ गई। फिर इसने ओपनिंग एडवांस हम बताया 12 मिलियन का, वो भी हमने क्या कर लिया, यहाँ पे लिख लिया। अब ये जो हमें 650 मिला है, इस 50 में 26 की डोनेशन भी शामिल है। ये तो लाइफ मेंबरशिप फ़ी है ना, तो वो इसमें नहीं आनी चाहिए, डोनेशन सेपरेट आएगी। तो 650 में 26 लेस करेंगे, बाकी जो कैश आया वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। जो डोनेशन का कैश आया वो डोनेशन वाले अकाउंट में जाएगा, वो मेंबरशिप में नहीं आ रहा होगा। उसके बाद उसने कहा है कि ओपनिंग मेंबर्स में से हाफ को हम पैसे नहीं आए, राइट ऑफ करने का फैसला कर दिया। ओपनिंग 48 से इसका 50% लेंगे, 24 आएगा, ये भी राइट ऑफ कर लिया। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमारी मेंबर ज्वाइनिंग फी जा रही होगी वो 600 मिलियन जा रही हो। तो ये भी एक सवाल था, आई गेस ये इजी सवाल था, इसमें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? उसके बाद है गवर्नमेंट फंडिंग। गवर्नमेंट फंडिंग की जब बात करते हैं तो गवर्नमेंट फंडिंग के लिए इस स्टैंडर्ड को आपने कभी भी नहीं भूलना, बिकॉज जब गवर्नमेंट फंडिंग प्रोवाइड कर रही है तो गवर्नमेंट जो है वो फंडिंग मल्टीपल वेज देख के प्रोवाइड कर रही होती है। मतलब गवर्नमेंट आपको फंड दे सकती है रिलेटेड टू एसेट, गवर्नमेंट आपको फंड दे सकती है रिलेटेड टू एक्सपेंस, गवर्नमेंट आपको फंड दे सकती है इमीडिएट सपोर्ट के लिए, गवर्नमेंट आपको फंड दे सकती है फ्यूचर की सपोर्ट के लिए। तो हम इसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है,
कि गवर्नमेंट अगर फंड कर रही है, गवर्नमेंट से फ़ायदे हो रहे हैं, तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सिंपल सी बात है सर, एसेट मिलेंगे तो हम उसको तो रिकॉर्ड करेंगे फेयर वैल्यू के ऊपर। अगर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस मिल रही है और वो एक्सपेंसेस फ्यूचर में मीट होने हैं तो डेफिनेट बेसिस पे रिकॉर्ड होंगे। जैसे जैसे एक्सपेंसेस हमारे कंप्लीट होते जाएंगे, हम इसको अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट जो है वो बनाते जाएंगे। जैसे सवाल है, मुजाहिद हेल्थ केयर इज रजिस्टर्ड एनपीओ एंड हैज़ रिसीव गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ ₹20 मिलियन। गवर्नमेंट से फंड मिल गया 20 मिलियन का, फॉर विच इट हैज़ टू प्रोवाइड वैक्सीन, जिसकी वजह से उसने वैक्सीन प्रोवाइड करनी है वायरल डिजीज़ की जनरल पब्लिक को विदाउट टेकिंग एनी फ़ी फ्रॉम देम, और उसने कोई फ़ी वगैरह नहीं लेनी। डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो बताना। अब देखें, ये जो उसको 20 मिलियन मिला है, ये डोजेज बेसिस का मिला है कि 8,000 डोजेज हैं। 20 मिलियन को अगर आप डिवाइड करें, जो उसको पैसे मिले हैं 20 मिलियन को 8 के ऊपर, तो 2500 रुपया गवर्नमेंट जो है पर डोज दे रही है सर्विसेज का। तो अब जब उसको पैसे मिलेंगे, ये अपनी क्या करेंगे, डेफर्ड लायबिलिटी जो है वो रिकॉर्ड करते जा रहे होंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट फंडिंग मिली, कंट्रीब्यूशन जो है वो रिकॉर्ड होगी। अब जैसे जैसे वो एक्सपेंस आउट करता रहेगा, उस बेस के ऊपर जितने डॉज देगा, अवाम को प्रोवाइड करेगा, उस बेसिस के ऊपर वो क्या किया जाएगा, वो उसको अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट बनाता जाएगा। जैसे एक और देखते हैं, एक एनपीओ रिसीव फंडिंग टू अंडरटेक अ स्पेसिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट। NPO contracts at its own discretion with a scientist to perform the research. NPO would not have undertaken the research project had the funds not been available. Whether the funding, revenue, and cost of scientific services presented on the gross और नेट बेसिस, बताएं जी, हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे भाई? ना तो अभी हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, ना हमने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो एक्सपेंसेस जो इनकर हो रहे हैं, आप उन एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर लो। जब वो रिसर्च हो जाएगी, फिर उसका रेवेन्यू जो है हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। इट मीन्स कि हम इसको नेट बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, हम इसको अभी ग्रॉस बेसिस के ऊपर ही क्या कर रहे होंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो ये गवर्नमेंट फंडिंग वाला है। इस दफ़ा अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं ना, ये जो 2.5 है गवर्नमेंट फंडिंग वाली, इसको ज़रा अच्छी तरह रीड आउट कर लीजिएगा कि गवर्नमेंट फंडिंग है क्या और किस तरह से हमने इसको रिकॉर्ड करना है, बिकॉज़ इसके चांसेस हैं। IS-20 को वो इसमें से क्या करता है, मर्ज करके पूछ रहा होता है। फिर इन्वेस्टमेंट इनकम, इसके बारे में भी हमने बेसिक एनपीओ में डिस्कस की थी। इन्वेस्टमेंट इनकम क्या होती है और अभी हमने देख ली है। एक इन्वेस्टमेंट इनकम, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इनकम मिल रही है, सीधी उठा के अपने जनरल फंड का पार्ट बना लो। एक वो है जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, तो जब रिस्ट्रिक्शन ख़त्म होगी आप उसको, तब क्या, अभी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है तो उसको लिखो रिस्ट्रिक्टेड फंड में। जैसे ही रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो जाएगी तो उस इन्वेस्टमेंट इनकम को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट बना लें। और थर्ड जो है वो हमारी क्या होगी, एंडाउड होगी या एंडाउमेंट होगी। उसको हम जैसे जैसे इस्तेमाल करते रहेंगे, हम उसको अपने प्रिंसिपल में ऐड करते रहेंगे। तो ये अभी हम ऊपर बात करके आ चुके हैं, हमें रिस्ट्रिक्टेड होगी या नॉन रिस्ट्रिक्टेड होगी। फिर प्रॉफिट फ्रॉम रनिंग ऑपरेशंस जो है, मेरे ख्याल से इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर हम कॉफ़ी शॉप रन कर रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटी से जो प्रॉफिट आ रहा होता है वो भी हमने देखा था, सेल्स होगा, उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह लेस करेंगे, सारा कुछ हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो हमने ये कल डिस्कस आउट कर लिया। फिर फंड रेजिंग इवेंट्स के बारे में हमने कल डिस्कस किया था कि इनका जो रेवेन्यू होगा और जो इनकी एसोसिएटेड कॉस्ट होगी वो हम लेस करवा देंगे, और हम नेट इनकम जो है वो अपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, या नेट लॉस जो है अपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर रहे होंगे। इवन जो हमने स्प्रिंग 24 का सवाल किया था, उसमें हमने देखा भी था कि हमें नेट बेसिस के ऊपर जो हमें कलेक्शन हुई थी उस इवेंट से, जो एक्सपेंसेस हुए वो लेस करके नेट लॉस जो है वो हमने क्या किया था, शेयर किया था। तो ये भी हमने डिस्कस आउट कर लिया था कि जो फंड रेजिंग इवेंट्स वगैरह होते हैं, या स्पोर्ट्स डे होते हैं, या फन गालाज होते हैं, इनको हम किस तरह से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो यहाँ तक सारी हमारी बात थी कि ये तमाम पॉलिसीज़ रेवेन्यू की, कि हमारी एनपीओ में रेवेन्यू आना कहाँ कहाँ से है, हमें पैसा मिलना कहाँ कहाँ से है, उसको हमने कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे हमें फ़ंड मिलेगा, तो हम फ़ंड को उठा के अपने रिस्ट्रिक्टेड फंड में लिखेंगे, या हम उसको जनरल फंड में लिखेंगे, या हम उसको एंडोमेंट फंड में लिखेंगे। और जैसे परफॉर्मेंस कंप्लीट होती रहेगी तो हम फंड से उठा के मूवमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करेंगे। तो ये सारे रूल्स हैं। अगर आप इसमें देखें तो चंद एक ही रूल्स हैं जो आपको देखने पड़ेंगे, बाकी सारा हमने, फॉर एग्जांपल आपको इन्वेस्टमेंट इनकम भी
देखना पड़ेगा, या गवर्नमेंट फंडिंग देखनी पड़ेगी, या थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा ये रिस्ट्रिक्टेड है या एंडाउलमेंट वाला है या जनरल फंड वाला है। बाकी से रूल्स सारे जो हैं वो मैंने आपको करवा दिए थे। हाँ, अलबत्ता ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके इन्वेंट्रीज हैं या नॉन करंट एसेट्स हैं वो किस बेस के ऊपर रिकॉर्ड होंगे, उनकी क्या पॉलिसीज होंगी, उनको हमने कैसे रिकॉर्ड करना है। देखिए, एक डिस्पेंसरी है, उस डिस्पेंसरी को क्या किया जा रहा है, उस डिस्पेंसरी को आप दवाइयाँ दे रहे हैं, उस दवाइयाँ जो है बेचनी होती हैं, या उसके अलावा एक क्या कहते हैं, लाइब्रेरी है, उसको आप बुक्स वगैरह दे रहे हैं। तो इस यहाँ एक आपकी क्या कहते हैं, कोई भी किसी किस्म की एनजीओ आपने ओपन की हुई है, जो उनकी मेन चीज़ें हैं अगर आपने उनको वो प्रोवाइड कर दी हैं जो उनकी इन्वेंट्री का पार्ट बन रही है, तो हम उन्हें किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, किस मेथड पे, किस बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे, वो हमने क्या करना है, वो हमने यहाँ पर देखना है। देखिए जी, सिंपल सी बात है, इन्वेंट्रीज की बात हो रही है तो यहाँ पे वो इन्वेंट्रीज हैं जो आपने आगे आम पब्लिक को बेचनी है। आपने आम पब्लिक को बेचनी है, ये इन्वेंट्री आप यहाँ तो फ्री देख रहे बेच रहे होंगे, यहाँ बड़ी नॉमिनल वैल्यू के ऊपर बेच रहे होंगे। ठीक है, तो एनपीओ का असूल तो ये है कि अगर आपको किसी बंदे ने आके कोई मटेरियल डोनेट किया है या गुड्स वगैरह डोनेट किए हैं, तो वो आपकी फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक बंदा आता है और आपके आके आपको पैनाडोल दे के जाता है और आपकी डिस्पेंसरी है, तो पैनाडोल उसकी फेयर वैल्यू के ऊपर जो है वो रिकॉर्ड होनी चाहिए। किसके ऊपर रिकॉर्ड होनी चाहिए? फेयर वैल्यू के ऊपर। अब जब आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या जब उसको फ्री में दे रहे हैं, तो फिर आप उसको मुहैया किसके ऊपर करेंगे? उसके लिए असूल होगा, ये दो बातें याद रखनी है, लोअर ऑफ कॉस्ट और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। उसके ऊपर हम क्या करेंगे? हम इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। यानी अगर हम दवाइयों को फ्री में दे रहे हैं या हम फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किस पे रिकॉर्ड करेंगे? लोअर ऑफ कॉस्ट या करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट के ऊपर। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरा देखना पड़ेगा। यू कैन से दैट दिस इज न्यू बट दैट इज नॉट रियली न्यू, बिकॉज आप लोग पढ़ के आ चुके होते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी। तो यहाँ पे एनआरवी को हमने रिप्लेसमेंट कर दिया है रिप्लेसमेंट वैल्यू से। जैसे उसने कहा है कि जी ये आपके पास है मेडिसिन फॉर ऑल इज एन एनपीओ, एक एनपीओ है, इसका नाम मेडिसिन फॉर ऑल ऑन है, विच प्रोवाइड्स मेडिसिन टू कम्युनिटीज लिविंग इन अंडर डेवलप एरिया एट अ नॉमिनल चार्ज। बहुत सस्ता दे रही होती है एट, एंड दे हैज़ फॉलोइंग इन्वेंट्रीज, उनके पास ये इन्वेंट्रीज जो है वो मौजूद हैं। उनके पास पैनाडोल है, उनको ये किसी ने डोनेट किया था, कॉस्ट तो हमारी कुछ नहीं होगी, एनआरवी उसने हमें गिवन की हुई है, ये है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है 26,000 है, और फेयर वैल्यू जो है हमारे पास 28,000 है। मतलब अगर हम जाएं इसको आज लेने तो हमें 26,000 रुपये की हमारी ये बिक जाएंगी। ठीक है, फिर न्यूब्रोल है, इमोडियम है, मोटिलियम है, रेजिक्स है। छींकों की, उल्टियों की, दर्द की, सर दर्द की, और आई गेस ये मैदे की होती है। ये आपने कैश की परचेज की हैं, ये इनकी कॉस्ट गिवन की हुई है। एनआरवी गिवन की है कि आप इसके ऊपर बेच रहे हैं। एनआरवी का मतलब क्या है कि आप इनके ऊपर इसको सेल करेंगे। रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, ये इनके ऊपर रिप्लेस हो सकती हैं, और फेयर वैल्यू इसने आपको गिवन की है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री दैट शुड बी प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ मेडिसिन फॉर ऑल फ्रॉम अबव डाटा। बताएं जी किस तरह से हम इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अब सिंपल सी बात है कि जो हमें मिली है उसका अमाउंट था, फॉर्मूला क्या है? लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी। ठीक है, और यहाँ पे देखे जाए तो पैनाडोल हमें किसी ने डोनेट की है। जो बंदा डोनेट करता है, अभी हमने पढ़ा है, डोनेट करने वाले को हम रिकॉर्ड करते हैं फेयर वैल्यू पे। इसकी फेयर वैल्यू 28,000 रुपया है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट 26,000 रुपया है, तो लोअर पे हो गया। तो ये किसके ऊपर रिकॉर्ड होगी? 26,000 के ऊपर रिकॉर्ड होगी। न्यूबरली कॉस्ट है 24,000 रुपया, रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 24,500 रुपया, लोअर 24,000 है, हम इसको 24,000 के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। इमोडियम की कॉस्ट है 12,000 रुपया, मैं चेंज करूंगा तो लेके आऊंगा तभी 12 की मिलेगी, ये भी इस पे रिकॉर्ड हो रही होगी रिप्लेसमेंट कॉस्ट के ऊपर। मोटिलियम ली थी 15,000 रुपये की, रिप्लेसमेंट कॉस्ट 14,700, किस पे रिकॉर्ड होगी? 14,700 के ऊपर। रेजिक्स ली 18,000 रुपये की, रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 18,300, तो ये किस पे रिकॉर्ड होगी? 18,000 के ऊपर। तो टोटल इन्वेंट्री जो है आपकी 94,700 की शो हो रही होगी। तो ये इन्वेंट्री वाला पॉइंट जो है एनपीओ में इम्पॉर्टेंट होता है। अगर वो आपको कोई हॉस्पिटल वगैरह दे दे तो आप उसको इस तरह से टेकअप कर रहे होंगे। फिर है कलेक्शंस। कलेक्शंस जो हैं बेसिकली एसेट्स ही हैं
आर्ट वर्क्स होते हैं, जिनको आप क्या करते हैं, एग्जीबिशन पे लगाते हैं, लोग आते हैं, देखते हैं, टिकट लगाते हैं, आप उनसे पैसे ले रहे होते हैं। ये एग्जीबिशंस वगैरह, ये आर्ट वर्क्स हो गए, आर्टिफैक्ट्स वगैरह हो गए, इनको लेके बैठे होते हैं आपने। इनके पास सारे क्राइटेरिया जो हैं वो एसेट्स वाले ही हैं, लेकिन हम इनको कभी भी पीपी में नहीं लिख रहे होते। फॉर एग्जांपल, अगर एक म्यूजियम है, म्यूजियम में मूर्तियां पड़ी हुई हैं, सिक्के पड़े हुए हैं, कॉइन। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कलेक्शंस की। जैसे म्यूजियम है, एक म्यूजियम में तस्वीरें पड़ी हुई हैं, मूर्तियां पड़ी हुई हैं, मेडल्स पड़े हैं, कॉइन पड़े हुए हैं, एग्जीबिशन पे लगाए होते हैं, लोग आते हैं, देखते हैं। इस तरह एनपीओस के पास भी चीज़ें होती हैं जो उन्होंने एजुकेशनल बेसिस के लिए रखी होती हैं, रिसर्च बेसिस के लिए। उसको बड़ा प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व किया होता है, दिखाते हैं, लोग आते हैं, देखते हैं, और आपको क्या कर रहे होते हैं, उसके पैसे वगैरह दे रहे होते हैं। रिमेंबर, ये जो है ना, इन्हें हम कहते हैं कलेक्शन। और ये एसेट्स की तमाम क्वालिटीज को फुलफिल कर रहे होते हैं, बट इन्हें हम एसेट्स का पार्ट नहीं बनाते, इन्हें हम अपना पीपी में रिकॉर्ड नहीं करते। बट ये रिकॉर्ड होती हैं हमारी एज अ कलेक्शन के तौर के ऊपर ही हम इसे क्या कर रहे होते हैं, शो कर रहे होते हैं। इसके ऊपर जो कलेक्शंस हैं उसको हम क्या करेंगे, हम इसको उसके ऊपर ही शो कर रहे होंगे। मीन्स इसको डिप्रिशिएट या अमोर्टाइज हम नहीं कर रहे होंगे। और कॉस्ट क्या होगी कलेक्शंस की? बेसिकली दैट इज जो बेनिफिट्स हमें मिल रहे होते हैं, जितने की एक्वायर की होती है, या जो उसके इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स हैं, वो हम सारे उसकी कॉस्ट में क्या करते हैं, ऐड कर रहे होते हैं। बिकॉज ये आर्ट वर्क्स होते हैं, हिस्टोरिकल ट्रेजर्स वगैरह होते हैं, हम इनको डेप्रिशिएट नहीं करते। उसके बाद पीपी है। पीपी यहाँ पे बड़ा आसान है आपको कि पीपी क्या है एनपीओ के पर्सपेक्टिव में। वो जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको एक्वायर किया, कंस्ट्रक्ट किया, डेवलप किया है, जिसको आप सेल करने के लिए नहीं रख रहे, और जो आपका पार्ट ऑफ कलेक्शन नहीं है, वो पीपी होगा। जो कंट्रीब्यूटेड एसिड हैं, जो लोगों ने दिए हुए हैं, अगर वो सारा क्राइटेरिया फुलफिल हो गया है कि रीजनेबल एश्योरेंस है, एसिड मिल गया है, तो आप उसे किस पे ऊपर रिकॉर्ड करेंगे, फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। अगर फेयर वैल्यू मेजरेबल नहीं है, तो फिर आप उसको नॉमिनल वैल्यू पे क्या कर रहे होंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे। फिर यहाँ पे कंसेप्ट अप्लाई होता है, जब हमारे पास एसेट आ गया, रिकॉर्ड कर लिया, उसको उसकी ओवर लाइफ जो है उसके ऊपर डेप्रिशिएट किया जाएगा। जो डेप्रिसिएशन का रेट होगा, जो पॉलिसीज होगी, उसके मुताबिक हम कर रहे होंगे। फिर कुछ एसेट्स हैं जो हमारे डेवलप होते हैं ओवर टाइम, उस पर लेबर मटेरियल जो हमारा इनकर हो रहा होगा, वो सारे का सारा क्या होगा, हमारा कॉस्ट ऑफ द एसेट बन रहा होगा। तो यहाँ पे जब आप एसेट्स की बात करते हैं, तो इनके ऊपर वही आपका IAS 16, IAS 23, 36, मतलब सारे नॉन करंट एसेट्स जो हैं आपके, वो यहाँ पे अप्लाई हो रहे होंगे। ठीक है। डेप्रिसिएशन की पॉलिसी, इम्पेयरमेंट की पॉलिसी, सारा कुछ आपने वही इस पे रिकॉर्ड करना है। तो देर इज़ नॉट अ न्यू थिंग जो आप इसमें लेकर चल रहे होंगे। इनका लॉस, इनका सब कुछ वही करेंगे। अब हमारे पास आता है कि हमने जब इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है तो कैसे बनाएंगे और किस तरह, बिकॉज चार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं, चारों हमारे सिलेबस का तो पार्ट है। हमने कल डिस्कस आउट तो कर ली थी। पहले हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की। देखें, देर आर टू टाइप्स ऑफ फंड्स, एक है रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड और दूसरा है डेफरल मेथड। हमने यहाँ पे अपने स्टेटमेंट्स जो हैं वो डेफरल मेथड पे बनानी है। रिस्ट्रिक्टेड फंड्स के ऊपर हमने अपनी स्टेटमेंट्स नहीं बनानी होती। तो एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन जो है हमने वो शो करनी है। इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड बैलेंस जो है वो हम शो करेंगे, और एक्सटर्नली बैलेंसेस भी जो है वो हम शो कर रहे होंगे। और तीनों जो हैं किस में जाएंगे, हमारे नेट एसेट्स में शो हो रहे होंगे। अगर एसओएफ की बात करें, कल हमने बेसिक से फॉर्मूला पढ़ा था कि आपके पास कैपिटल एसेट्स आ जाएंगे जो पीपी में पार्ट बनते हैं, कलेक्शन शो करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स हैं आपकी शो हो जाएंगे। फिर करंट एसेट्स में जो आपकी इन्वेंट्रीज हैं, एक्सपेंसेस हैं, सब्सक्रिप्शन जो आपने भी रिसीव करनी है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएंगे। फिर लाइबिलिटीज में, जो डेफर्ड लाइबिलिटीज में जो करंट नॉन करंट है वो लिखेंगे, लोन्स लिखेंगे। करंट लाइबिलिटीज में करंट लाइबिलिटीज जो सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिली हैं, एक्सपेंसेस जो आपके पेएबल हैं, वो आ जाएंगे। फिर जब यहाँ पे आप फंड बैलेंस में आएंगे तो थोड़ा चेंज सिर्फ यहाँ पे आपका आता है नेट एसेट्स में। यहाँ पे आप जनरल फंड अलग शो करेंगे, नेट एसेट्स जो हैं रिस्ट्रिक्टेड फंड वाली इंडोमेंट अलग शो करेंगे, और जो इंटरनल रिस्ट्रिक्टेड फंड है उनको आप क्या कर रहे होंगे, अलग शो कर रहे होंगे। सिर्फ यहाँ पे आपका चेंज होता है, बाकी ये लाइबिलिटीज भी सेम है जो आप बनाते आए हैं बचपन से लेके अभी तक, और ये एसेट्स भी आपके क्या हैं, सेम है जो आप बचपन से लेके अभी तक बनाते आए हैं।
फिर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने कल सवाल भी किया, फॉर्मेट भी देखा था। दो तीन तरह के बनते हैं, या तो आप बाय ऑब्जेक्ट बना लें, मतलब सैलरीज एक्सपेंसेस सारे लिख दें, सैलरीज पे किया, रेंट पे किया, या बाय फंक्शन बना लें कि जी ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, ये फाइनेंशियल कॉस्ट है, उसकी बेसिस पे क्या बना रहे होंगे, लेके चल रहे होंगे, या बाय प्रोग्राम भी बन सकता है। इनकम एक्सपेंडिचर में सिंपल सी बात है कि जो आपके नेट रेवेन्यूज़ होंगे वो आपने वहाँ पे शो करने होंगे। आपको ये इवेंट से पैसे मिल रहे हैं, अगर प्रॉफिट हुआ वहाँ शो करेंगे। आपको किसी टूर्नामेंट से पैसे मिल रहे हैं, प्रॉफिट हुआ वहाँ शो करेंगे। और लॉसेस वगैरह जो हैं, एक्सपेंसेस वगैरह जो हैं, सारे आपने ये एक्रूवल बेसिस के ऊपर बनाने हैं। अब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का भी हमने देख लिया था कि जो आपको सर्विसेज की फ़ी मिलेगी फॉर द वो आ जाएगी, ग्रांट्स रिसीव होंगी फॉर द आ जाएंगी। अगर ग्रांट्स आपको मिली हैं और फ्यूचर में आप फुलफिल कर रहे हैं तो डेफिड ग्रांट डेबिट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। तो वो जो फोर्थ क्रेडिट हुई है वो आ जाएगी। कंट्रीब्यूशन हो गया, फंड रेजिंग इवेंट, इन्वेस्टमेंट इनकम, अदर इनकम, डिस्पोजल वगैरह की, प्रॉफिट फॉर शॉपिंग रूटीन वो आ जाएगा। आपके एक्सपेंसेस सैलरीज, रेंट हो गया, यूटिलिटीज के, मार्केटिंग के, डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। अगर आंसर पॉजिटिव आया तो सरप्लस, नेगेटिव आया तो लॉस होगा। उसके बाद इस दफ़ा ना आपने ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स जो है इसको देख के जाना है। ये ज़रा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है उसी को आप क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स के तौर के ऊपर लेके चल रहे होते हैं। तो आपके पास तीन तरह के फंड्स जो हैं वो होंगे, बेसिकली उसमें पेपर में गिवन किए होंगे आपको। आप बता देंगे जी ये मेरा जनरल फंड है, ये मेरा एंडोमेंट फंड है, ये उसने आपको दिया होगा स्पेशल फंड या इंटरनल फंड या इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड। आपको उनके बैलेंसेस ओपनिंग गिवन हुए होंगे। जो आपका सरप्लस या लॉस आएगा वो हमेशा कहाँ ट्रांसफ़र होगा, जनरल फंड में ट्रांसफ़र हो रहा होगा। अगर कोई आपको एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन मिली है तो वो एंडोमेंट फंड में ऐड कर देना। कोई इन्वेस्टमेंट इनकम मिली है वो भी एंडोमेंट फंड में ऐड कर लेना। कोई जनरल फंड से ट्रांसफ़र है एंडोमेंट में तो वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर जनरल फंड से इंटरनल फंड में ट्रांसफ़र है वो भी आप यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, शो कर रहे होंगे। तो बेसिकली इन फंड्स की मूवमेंट जो है वो आपने शो करनी है। आपकी क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स जो है बन रही होगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रा आप लोगों ने इस दफ़ा है पेपर में देख के जाना है। इसके पेपर में आने के चांसेस जो हैं वो कंसिडरेबली हाई हैं। कैसे हैं और किस तरह से है। उसके बाद रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, ये हमने कल बहुत तफसील में डिस्कस किया था कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट किस तरह बनते हैं, और हमने स्प्रिंग 24 का सवाल भी इसके साथ कर लिया था। तो आई गेस और इसमें कोई चीज़ नहीं है जो डिस्कस करने वाली है, या ऐसी चीज़ हो जो हमने ना डिस्कस की हो। तो यहाँ पे ऑफिशियली हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो ख़त्म होता है। 100% इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ, सब कुछ जो है डन होते हैं। अब ये चैप्टर मुश्किल नहीं है। बेसिक एनपीओ जो आपने पहले किया, अगर आपको उतना भी आता है ना और आप ये एंड वाली चीज़ें आगे भूल भी जाते हैं तो भाई फिर भी 90% नंबर तो मिल जाते हैं आपके। आपने यहाँ तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, यहाँ आप बना रहे हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। उन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ फंड अकाउंटिंग में, या सॉरी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ फंड्स पे जाके मसला आ रहा है। बाकी सब कुछ तो आपका सेम ही है, उसमें तो ऐसा कोई प्रॉब्लम, कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन जो है वो तो आपको फेस नहीं हो रही। तो बेसिकली आपको जो लेक्चर था एनपीओ वाला उसको लें, बेसिक एनपीओ सीखें। उसके बाद सिर्फ इस लेक्चर को देख लें, बुक पे जो चीज़ें हाईलाइट करवाई हैं वो रूल्स लिख लें कि इन्वेंट्री का रूल क्या है, कि लोअर ऑफ कॉस्ट या रिप्लेसमेंट कॉस्ट के ऊपर फिर कंट्रीब्यूशन एंडोमेंट क्या होती हैं, रिस्ट्रिक्टेड क्या होती हैं, इनको अगर आप देख लें आपका पेपर जो है वो इजीली पास हो जाएगा। इज दैट क्लियर?